गुड मॉर्निंग। अभी हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र मानव भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल के अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, प्रकृति, इन चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया पिछली क्लास में। और अभी हम इसकी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो आधारभूत सिद्धांत हैं मानव भूगोल के, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले इसमें हमने क्रियाशीलता का सिद्धांत देखा। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये बताया हुआ था कि कोई भी चीज़ जो है वो एकदम स्थिर नहीं है, उसमें गति होती रहती है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो घट रही है। अगर सजीवों के बारे में हम बात करें तो उनमें सामान्यतः वृद्धि होती है, बढ़ते ही रहते हैं। और अगर निर्जीवों के बारे में हम चर्चा करें तो उनमें जो है वो ह्रास होता रहता है या घटते रहते हैं। तो लेकिन कुछ ना कुछ होता अवश्य है, ये नहीं है कि स्थिर अवस्था जो है वो नहीं होती, बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं। तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत यही है। इसके बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, जिनके बारे में हमने देखा जिन ब्रूंज महोदय ने कहा कि प्रत्येक वस्तु घट रही है या फिर बढ़ रही है, वास्तव में स्थिर कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति में प्रत्येक वस्तु या जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु या जीव की प्रारंभ में उत्पत्ति, उसके बाद में विकास तथा अंत होता है। इसे उसका जीवन काल कहते हैं। किसी भी तत्व के विकास की 3 अवस्थाएं होती है, जिसमें से उसका संपूर्ण जीवन गुजरता है। यानी प्रकृति में सबसे पहले कोई भी जीव है उसकी उत्पत्ति होती है, उसका विकास होता है, और उसकी विकास की जो है वो 3-4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले युवा अवस्था होती है, जैसे उस टाइम वो तेज़ी से विकास करता है यूथफुल स्टेज में। और उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आती है। प्रौढ़ावस्था में वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और उसके पश्चात वृद्धावस्था आती है। तो वृद्धावस्था में उसमें ह्रास होने लग जाता है, उसमें कमी आने लग जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। प्रत्येक तत्व है वो तीनों अवस्थाओं से गुजरता है और अपने जीवन काल को पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम देखते हैं तरुणावस्था के बारे में। तो किसी वस्तु की यह युवावस्था है जिसमें उसका निरंतर विकास होता रहता है, अर्थात कोई भी वस्तु उत्पन्न होकर लगातार बढ़ती जाती है। जैसे पर्वतों का उत्थान या नदी द्वारा अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्रदन तरुणावस्था के अंतर्गत आते हैं। यानी पर्वतों का उत्थान होता है युवावस्था में, और इसके पश्चात में वे प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर उनकी जीर्णावस्था आ जाती है। तो पर्वतों की ऊंचाई में कमी आने लगती है और नदियाँ लगातार उनका अपर्दन के माध्यम से उनको घिसती रहती है, जिससे उनमें उनकी ऊंचाई में कमी आती जाती है। इसी प्रकार नदी के बारे में हम चर्चा करें तो नदी की जब युवा अवस्था होती है तो वो अपर्दन बहुत अधिक करती है। पर्वतों से जब नीचे उतरती है नदी तो वह उसकी युवा अवस्था होती है, और इस युवा अवस्था के दौरान नदी की अपर्दनकारी शक्ति जो है वो बहुत तेज़ होती है। तो इस प्रकार से तरुणावस्था में कोई भी वस्तु है उसकी ग्रोथ होती है, उसकी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। या फिर यानी हम ये कहें कि ये इस अवस्था में कोई भी जो प्रोसेस होती है पावरफुल होती है। जैसे नदी है तो ये इस टाइम बहुत ही शक्तिशाली होती है, अपर्दन बहुत तेज़ी से करती है। इसके पश्चात दूसरी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। यह किसी भी तत्व की पूर्ण विकसित अवस्था है जिसमें वस्तु अपना संपूर्ण विकास कर चुकी होती है। इसके बाद उसमें क्षय होने लगता है। जैसे मैदानी भागों में बहती हुई नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में होती है, या कोई पूर्ण विकसित नगर अपनी प्रौढ़ावस्था में होता है। यानी प्रौढ़ावस्था में कोई भी वस्तु जो है वो मेच्योर अवस्था को प्राप्त कर लेती है, मेच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है वो। और इसके पश्चात वो और अधिक वृद्धि नहीं करती है, अपितु उसमें जो है वो कमी आने प्रारंभ हो जाएगी इसके बाद में। जैसे मैदानी भाग में बहती हुई नदी, मैदानी भागों में जब नदी बहती है तो नदी गहराई की ओर अपर्दन नहीं करती, जैसे कि यूथफुल स्टेज में करती है, गहराई में तेज़ी से अपर्दन करती है। उस अपर्दन का स्थगन हो जाता है प्रौढ़ावस्था में आके, और नदी इस समय गहराई की ओर अपर्दन नहीं करती, अपितु किनारों का अपर्दन थोड़ी बहुत मात्रा में कर सकती है। तो यानी एक प्रकार से ये स्थिरता की अवस्था होती है, इसमें स्थिराव आ जाता है। इसी प्रकार अगर हम किसी नगर की बात करें तो पूर्ण विकसित जो नगर होता है वो प्रौढ़ावस्था में होता है। यानी एक बार
नगर की उत्पत्ति होती है। इसके पश्चात उसकी शेषवावस्था होती है। ग्रिप्स टेलर महोदय ने नगर की 7 अवस्थाएं बताई है। तो उसके बाद में ममफोर्ड जी सिवली महोदय ने बताया। तो उसकी शेषवावस्था में वो धीरे धीरे विकास करता है, कुछ एक दुकानें लग जाती है, छोटा मोटा कोई बाजार बन जाता है। उसके बाद में वो उसकी जो है वो युवावस्था होती है, युवावस्था में तेज़ी से विकास करता है। फिर उसकी प्रौढ़ावस्था आती है। तो प्रौढ़ावस्था में यानी उसका विकास जो है वो रुक जाता है और उसमें स्थिरता आ जाती है, यानी वो नए तो ज़्यादा फैलाव करता है और नए ही उसमें कोई बहुत ज़्यादा नवाचार वगैरह होते हैं, यानी एक प्रकार से स्थिरता आ जाती है। वो पूर्व पर्याप्त विकास कर चुका होता है इस टाइम। इसके पश्चात वो अधिक विकास नहीं करता। पूर्ण विकास की अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। भौतिक घटक भी निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं, अर्थात परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो यानी निरंतर परिवर्तन होता रहता है, इसमें प्रकृति का नियम है ये परिवर्तन होना। जिस प्रकार कोई पर्वत बनता है उसके बाद में उस पर किसी नदी का आविर्भाव होता है जो उसका अपर्दन करती है। कालांतर में पर्वत की जगह एक घर्षित मैदान बन जाता है। परिवर्तन लाने वाले प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। तो यानी ये जो प्रौढ़ावस्था होती है उसके बाद में जीर्णावस्था आ जाती है। और जीर्णावस्था में क्या होता है कि उसका जो जीर्णावस्था में उसमें क्षय होने लग जाता है। जैसे कोई भी पर्वत है तो उसमें युवावस्था में उसकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती रहती है। फिर प्रौढ़ावस्था में वो स्थिरता को प्राप्त कर लेता है और जीर्णावस्था में उसका तेज़ी से ह्रास होता रहता है। तेज़ी से ह्रास होने के कारण वह घर्षित हो जाता है, छोटा सा पर्वत मात्र रह जाता है और मैदान में बदलने की अवस्था में आ जाता है। अब देखते हैं परिवर्तन लाने वाली प्रमुख शक्तियाँ। तो भौतिक शक्तियाँ परिवर्तन लाने वाली कौन सी है देखते हैं। प्रकृति में मौजूद ऐसी क्रियाएं जो किसी भौतिक तत्व द्वारा घटित होती है, इन्हें उत्पन्न करने में मानव का कोई योगदान नहीं रहता। जैसे पटल विरूपणी बल, अपक्षय, अपर्दन आदि। भौतिक शक्तियों को कुछ निम्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी ग्रह संबंध। पृथ्वी के दूरी पर घूमने के कारण दिन रात बनते हैं तथा पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण से ऋतुओं का आविर्भाव होता है। तो इससे भी एक विशेष प्रकार की शक्ति का जनन होता है। जैसे ऋतु परिवर्तन होती है, ऋतु परिवर्तन से विशेष प्रकार की शक्तियाँ बनती है और दिन रात के कारण भी पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं। तो ये पृथ्वी के ग्रह या संबंध है जनित शक्ति है। उसके पश्चात पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ। तो पृथ्वी की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसमें आते हैं पृथ्वी के भूगर्भ से कुछ बल कार्य करते हैं जिन्हें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ कहते हैं। इन बलों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, महादेशीय बल और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। तो महादेशीय बल क्या होता है कि जो बहुत ही व्यापक पैमाने पर कार्य करता है, लंबे चौड़े एरिया में कार्य करता है, हजारों किलोमीटर की जगह में यह कार्य करता है पर्वत निर्माणकारी बल। और इसके कारण धरातल का कोई भाग या तो ऊपर उठ जाता है या फिर नीचे धसक जाता है। तो इसमें भी 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, निमज्जन और निर्गमन की क्रियाएं होती है इसी प्रकार से। तो कोई पर इसके समुद्र तल से कोई एरिया अगर बाहर आ जाता है ऊपर उठने के कारण उसको निर्गमन बोलते हैं। और अगर कोई पहले से समुद्र से बाहर एरिया समुद्र तल के अंतर्गत आ जाता है उसको निमज्जन की क्रिया कहते हैं। तो ये जो महादेशजनक बल है इसके प्रभाव लंबे समय से दृष्टिगोचर होते हैं, आसानी से दिखते नहीं हैं क्योंकि बहुत ही मंद गति से होने वाली प्रक्रिया है ये एक। उसके पश्चात में पर्वत निर्माणकारी बल। यह बल पृथ्वी के थोड़े क्षेत्र में घटित होता है, इसके द्वारा पर्वत बनते हैं। यानी छोटे एरिया में होता है ये और ये पर्वतों का निर्माण करता है। तो ऐसे बल को पर्वत निर्माणकारी बल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है सौर शक्ति। सूर्य से आने वाले प्रकाश को सौर शक्ति कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जंतुओं तथा वनस्पति का जीव संचालित होता है। इन सौर शक्ति के द्वारा पृथ्वी पर संपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे जलीय चक्र चलता है, जलीय चक्र के परिणाम स्वरूप वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति उत्पन्न होती है, वनस्पति को विकास के लिए सूर्य के तापमान की आवश्यकता होती है, ग्रोथ के लिए सूर्य के तापमान की आवश्यकता होती है, जीव जंतुओं को अपनी वृद्धि के लिए सूर्य के तापमान की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से सौर शक्ति जो है पृथ्वी के ऊपर संपूर्ण जीव जगत को संचालित करने वाली एक ऊर्जा साधन के रूप में कार्य करती है। हमें संपूर्ण जो ऊर्जा है सूर्य के माध्यम से ही प्राप्त होती है हमें। और प्राथमिक उत्पादक घास है, द्वितीयक उपभोक्ता है
घास खाने वाले, मांस खाने वाले सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा जो है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। उसके पश्चात में गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसके द्वारा पृथ्वी पर वायुमंडल का बनना इत्यादि क्रियाएं होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा भी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति के नाम से जानते हैं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसके द्वारा भी जैसे वायुमंडल का निर्माण, क्योंकि वायु को पृथ्वी अपनी ओर खींचे रखती है, जिससे ये पृथ्वी के सहारे पृथ्वी के नज़दीक रहती है। उसके पश्चात में जैविक शक्तियाँ। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु एवं वनस्पति विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जिनमें वनस्पति द्वारा मृदा को अपक्षयित करना तथा अपनी जड़ों द्वारा मृदा को बांधे रखना, जिससे उनका अपरदन कम हो। इसके अलावा वनस्पति की पत्तियां इत्यादि भूमि पर गिरकर ह्यूमस तत्वों के निर्माण में सहयोग करती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पृथ्वी में जैसे बिल बनाते हैं, उसको खोदते रहते हैं, अपक्षय अपरदन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जैविक शक्तियाँ जो होती है वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो कि पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाती है। तो इस प्रकार से और जैविक शक्तियों में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मानव को हम देखते हैं। वो निरंतर क्रियाशील रहता है, पृथ्वी के ऊपर निरंतर परिवर्तन करता रहता है, निरंतर अपने विकास कार्यों के द्वारा संपूर्ण भौतिक परिदृश्य को बदलता रहता है। भौतिक परिदृश्य में परिवर्तन करके नवीन सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाने वाली जैविक शक्तियाँ जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। जैविक शक्तियों में यदि हम बात करें तो मानवीय शक्ति जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि पृथ्वी के ऊपर व्यापक पैमाने पर परिवर्तन लाने का कार्य करती है। तो ये सभी शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के ऊपर परिवर्तन लाती है, और बाकी चीज़ों के बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।